हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जंक्शन। स्टडी जंक्शन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप कि अच्छी चल रही होगी। चलिए, आज हम लोग ITI साइंस प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 10 को देखेंगे। आज भी हमारा सेट नंबर 10 में टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 क्वेश्चन में से आप लोगों को क्वेश्चन के जवाब देने हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। आज का सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैं आज लेटेस्ट और यूनिक सब क्वेश्चन लाया हूं जो कि एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। और साइंस का तो सब्जेक्ट आपको मालूम ही है दोस्तों कि कितना जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी एग्जाम में साइंस। तो चलिए, बिना समय को देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट है दोस्तों, विद्युत धारा मापने के लिए जो है किस यंत्र का उपयोग किया जाता है और इसे परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। विद्युत धारा मापने का जो यंत्र है दोस्तों पूछा जा रहा है, और इसे परिपथ में जो जोड़ा जाता है यानी कि पूछा जा रहा है कि उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का। जो विद्युत धारा मापने का यंत्र है वह एमीटर है, और जो इसे एमीटर है इसको कैसे जोड़ा जाता है तो यह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि वोल्ट मीटर का उपयोग जो है परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी कि इसको मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। इसे हमेशा यानी कि इसको वोल्ट मीटर को दोस्तों, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और एक आदर्श ए मीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह दोस्तों शून्य होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, लोहे का जो संक्षारण होता है इससे बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये सब बहुत ही, मैं आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पूछा जाता है कि लोहे के संक्षारण यानी लोहे में जो जंग लगता है उसके लिए जो है उस पर जस्ते का परत चढ़ाया जाता है। तो इस जस्ते की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसे जो है दोस्तों गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश में कहा जाता है इसको। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि रबर की कठोरता और अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए उसमें सल्फर मिलाकर गर्म करने की विधि को वल्कनीकरण कहा जाता है। जो कि रबर की कठोरता जो होती है दोस्तों उसका अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए इसमें क्या क्या होता है, सल्फर मिलाकर गर्म करने की विधि को वल्कनीकरण कहा जाता है। तांबा और जस्ता को मिलाकर पीतल नामक मिश्र धातु का निर्माण होता है। दोस्तों पीतल को हम लोग ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जैसे दोस्तों दिया हुआ है कि पीतल जो है इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो ट्रिक है इसका पिताजी। ट्रिक से जो है दोस्तों इसको याद रख सकते हैं। पी से हो गया दोस्तों पीतल, तो से हो जाएगा तांबा, और जी से हो जाएगा जिंक। तो पिताजी हो गया इसका ट्रिक। तो आप लोग इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 3 है दोस्तों, मानव शरीर की जो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। यानी कि मास्टर ग्रंथि पूछा जा रहा है दोस्तों किसको कहा जाता है जो कि और सभी ग्रंथियों को जो है नियंत्रित करता है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो वो पीयूष ग्रंथि है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, पीयूष ग्रंथि। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि थायराइड ग्रंथि जो है गले में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि दोस्तों गले में होती है, ध्यान रखिएगा। थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, और इसकी कमी से जो है घेंघा रोग यानी घेंघा रोग जिसको हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं, ग्वाइटर रोग होता है। अग्नाशय शरीर की एक प्रमुख मिश्रित ग्रंथि है जिससे इंसुलिन का स्राव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों वह कितना होता है और यह किस प्रकाशिक परिघटना के कारण जो है चमकता है। मोस्ट VBI क्वेश्चन दोस्तों, ये VBI क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा जा रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक जो होता है वह कितना होता है और यह किस कारण से जो है चमकता है। तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों वह 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है, और यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से यानी इसी के कारण से जो है चमकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि पानी का जो अपवर्तनांक होता है लगभग 1.33 दोस्तों, ये बहुत VBI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि पानी का जो अपवर्तनांक होता है वह 1.33 होता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सघन से विरल में जा रहा है, विरल में प्रवेश करती है, और आपतन कोण जो है इसका मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है
तब जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति बनती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्तों और समूहों, आवर्त और समूह, इसकी जो कुल संख्या है दोस्तों क्रम से कितनी है ये पूछा जा रहा है, यानी आवर्तों और समूहों की संख्या कितनी कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी आवर्त की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी है, वो 7 है, और जो समूहों की संख्या है दोस्तों वो कितनी है, वो 18 है। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फिर हम दोस्तों बात कर लेंगे कि मेंडलीव आवर्त सारणी किसने दिया था, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी जो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस पर आधारित थी, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। हेनरी मोजले द्वारा बनाई गई आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित थी। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी जो है परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित थी, यानी कि मास नंबर पर, और हेनरी और मोजले द्वारा जो आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया था इसके तत्व जो है परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कोशिका का जो है पावर हाउस यानी ऊर्जा घर जो है किसे कहा जाता है जहां एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, मैंने बहुत बार क्वेश्चन में बताया भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को, क्योंकि इसमें जो है पाचक एंजाइम होते हैं। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम को ध्यान रखिएगा दोस्तों, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 बीबीआई क्वेश्चन दोस्तों। आज के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके सेशन में जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक अश्व शक्ति में कुल कितने वाट होते हैं पूछा जा रहा है, यानी कि जो मशीनों की शक्ति की इकाई होती है, यानी अश्व शक्ति जो मशीनों के कारखानों की शक्ति के इकाई में जो है उपयोग किया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि 1 HP यानी कि 1 HP बराबर जो है वह कितना होता है, तो वह 746 वाट होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है, 746 वाट। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है, जो जूल प्रति सेकेंड बराबर होता है। उद्योगों और इंजनों में यांत्रिक कार्य करने की क्षमता मापने के लिए जो भारी इकाइयों का उपयोग होता है व्यवहारिक रूप में किया जाता है, यानी HP में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 8 है दोस्तों, अम्लराज या एक्वा रेजिया में सांद्र HCl और सांद्र HNO3, यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों HNO3 है, मैं लिख भी देता हूँ HNO3, इसका जो है अनुपात कितना होता है, यानी कि दोस्तों सांद्र HCl में और HNO3 में जो है अनुपात पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि इन दोनों का अनुपात कितना होता है, तो वह 3:1 होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि एक्वा रेजिया एक अत्यंत संक्षारक द्रव है जो सोना और प्लेटिनम जैसी नोबेल धातुओं को भी अपने भीतर घोलने की क्षमता रखता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पेट का अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि यह अमाशय में भोजन पचाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, पौधों में जो जल और खनिजों का जो परिवहन होता है वह कौन से ऊतक के द्वारा जड़ों से लेकर पत्तियों तक किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस ऊतक द्वारा जो है जड़ों से लेकर पत्तियों तक खनिजों का परिवहन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, जाइलम, जाइलम द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य जो है फ्लोएम का, वो पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। स्क्लेरेनकाइमा जो ऊतक है वो पौधे को यांत्रिक मजबूती और कठोरता प्रदान करते हैं, यानी कि दोस्तों पौधे जो कठोर होते हैं और मजबूत होते हैं वो किसके वजह से, किस ऊतक के कारण, तो स्क्लेरेनकाइमा के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर 10 है दोस्तों, किसी चालक का तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ाने पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है, उसमें किस प्रकार परिवर्तित होता है, यानी किसी चालक का तार का हम प्रतिरोध उसका लंबाई बढ़ाएंगे, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो उसका लंबाई पर क्या असर पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो लंबाई जो दोस्तों बढ़ेगा, यानी किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई बढ़ाने पर जो है बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि तार का प्रतिरोध जो है
उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है, यानी तार का मोटा होने पर प्रतिरोध घटता है। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है दोस्तों वो ओम होता है, ओम का ये साइन है दोस्तों, और यह तापमान बढ़ने पर भी बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, शुष्क बर्फ जो है निम्नलिखित में से किसका ठोस रूप होती है, यानी सूखा बर्फ जो होता है दोस्तों वो किसका ठोस रूप होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। यानी शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दोस्तों देख लेंगे कि जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कपूर और आयोडीन, इसका उदाहरण है कपूर और आयोडीन का। अब कपूर और आयोडीन उदाहरण है इसके। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है आग बुझाने वाले संयंत्रों में किया जाता है, यानी फायर एक्सटिंग्विशर जो दोस्तों ऑफिस वगैरह या गाड़ी वगैरह में रहता है रेड कलर का, उसमें भी इसकी मात्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, मनुष्य के रक्त का लाल रंग जो है किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि मनुष्य का खून का जो लाल कलर लाल होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये पूछा जा रहा है। तो वह हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। हीमोग्लोबिन के कारण जो मनुष्य का रक्त है वह लाल रंग का होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व यानी आयरन पाया जाता है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, लेड एसिड बैटरी में जो है विद्युत अपघट्य के रूप में जो है किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट वीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, यानी लेड शीशा वाला जो बैटरी होता है इसमें जो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो H2SO4 ये होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फिर में दोस्तों बात कर लेंगे, एसिटिक अम्ल जो है सिरके में मुख्य रूप से पाया जाता है जो भोजन के परिरक्षण में काम आता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में और मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और जिसके त्वचा पर जो है जिससे जलन होती है काटने के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है। आज का सारा क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के लिए मोस्ट वीवीआई होने वाला है, क्योंकि मैं एक एक चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में सीधे डायरेक्ट आ सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से सेशन को देखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक स्वस्थ मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है जो सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में जो स्केल पर होता है वह कितना कितना होता है। यानी दोस्तों मनुष्य का सारा सामान्य शरीर का तापमान जो पूछा जा रहा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में पूछा जा रहा है दोस्तों, तो कितना कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। सेल्सियस में जो है दोस्तों 37 डिग्री होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होता है। दोस्तों मैं आप लोग के लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ इसमें, इस क्वेश्चन में, कि जो मानव शरीर का जो तापमान है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तो दे दिया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि केल्विन में जो है मानव शरीर का तापमान कितना होगा। तो चलिए मैं ये क्वेश्चन आप लोग को देता हूँ। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लूँगे कि केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान देखिए दोस्तों, केल्विन में दे ही दिया है, तो आप लोग तो पढ़ के ही कमेंट कर दीजिएगा। चलिए कोई नहीं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान को बदलने के लिए मूल गणितीय सूत्रों का जो उपयोग प्रयोगशाला में और उद्योग में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाएगा आपको होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, फिटकरी जो है मटमैले पानी को, यानी मटमैला मतलब बोल सकते हैं दोस्तों गंदा पानी, गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा पूरी तरह साफ और शुद्ध करती है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यह जो है दोस्तों अस्कंदन, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल अस्कंदन प्रक्रिया द्वारा है फिटकरी जो है मटमैले पानी को यानी गंदे पानी को पूरी तरह साफ और शुद्ध कर देती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि अपवहन प्रक्रिया का उपयोग कृत्रिम अंग के रूप में रक्त को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। जब मानव गुर्दा यानी दोस्तों किडनी काम करना बंद कर देते हैं तो तब इसका प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए प्रभाजी आशवन विधि जो है इसका काम आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, रिकेट्स रोग शरीर के किस विटामिन की कमी के कारण होता है जिससे कि हड्डियां जो है कमजोर हो जाती है। तो रिकेट्स रोग जो है दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये बच्चों में होता है, इसे सूखा रोग भी बोलते हैं। तो ये किस विटामिन के कारण होता है दोस्तों, यह विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, विटामिन डी। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, जिसको हम लोग आंख का रोग बोलते हैं दोस्तों, यहाँ दिया हुआ, जो आंखों की दृष्टि को प्रभावित करता है। विटामिन सी की जो कमी से होता है दोस्तों वह मसूड़ों में खून आना और
स्कर्वी रोग होता है, यानी कि मसूड़ों में खून आने वाला जो रोग है वो दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी जो है यह खट्टे रसीले फलों जैसे आंवला, नींबू में प्रचुरता से मिलता है, यानी खट्टे फलों में जो विटामिन सी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, फ्यूज तार बनाने के लिए जो है किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है और इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फ्यूज तार बनाने के लिए कौन से मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का, सीसा टीन। इसका जो है फ्यूज तार बनाने में मिश्र धातु का सीसा और टीन का उपयोग किया जाता है। और इसका जो विशेषता वो क्या होना चाहिए दोस्तों, निम्न गलनांक, यानी फ्यूज का जो विशेषता है ये कैसा होना चाहिए दोस्तों, निम्न गलनांक होना चाहिए इसमें, तब जाके जो है वो फ्यूज तैयार होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि विद्युत हीटर की कुंडली बनाने के लिए निक्रोम लिखा है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, नाइक्रोम होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों नाइक्रोम। नाइक्रोम का तार जो है उपयोग किया जाता है विद्युत हीटर बनाने में, क्योंकि इसका गलनांक जो है बहुत उच्च होता है दोस्तों, इसीलिए क्योंकि उसमें तापमान बहुत ज्यादा होगा दोस्तों हीटर में, इसलिए जो है इसका गलनांक उच्च होता है, इसलिए इस तार का इस्तेमाल किया जाता है हीटर में। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है दोस्तों यह टंगस्टन धातु प्रयोग किया जाता है इसको बनाने के लिए, यानी कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में जो है टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बोला कि आज का सेशन का जो एक एक क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये साइंस सिर्फ आप ITI एंट्रेंस के लिए ही नहीं पढ़ सकते, आप किसी भी एग्जाम के लिए इस साइंस को ले सकते हैं और आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको तो पता ही प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगा किसी को भी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। परमाणु के नाभिक के अंदर जो है कौन से मूल कण उपस्थित होते हैं जो उसका द्रव्यमान निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि परमाणु के नाभिक के अंदर जो है कौन से मूल कण उपस्थित होते हैं, मूल कण के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, जो कि द्रव्यमान निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अंदर मूल कण जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो है गोल गोल चक्कर लगाता है दोस्तों, और इन पर जो है ऋण आवेश होता है, यानी माइनस चार्ज होता है दोस्तों। और इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जे थॉमसन ने की थी, याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी, जे थॉमसन ने। जबकि न्यूट्रॉन पर जो है कोई आवेश नहीं होता है या उदासीन होता है, यानी दोस्तों न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है दोस्तों, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, किण्वन की जो प्रक्रिया द्वारा चीनी के घोल से अल्कोहल बनाने के लिए किस कवक का जो है उपयोग किया जाता है, यानी कि चीनी के घोल से अल्कोहल बनाने में जो है किस कवक का जो है उपयोग किया जाता है किण्वन प्रक्रिया में, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यह जो है यीस्ट का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, यीस्ट। इसको खमीर भी बोलते हैं दोस्तों, तो यीस्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात कर लेंगे कि दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन दोस्तों, इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, VVI दोस्तों मैं लगा देता हूं, आप लोग याद रखिएगा। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की पेनिसिलियन नामक कवक से, और कवक के अध्ययन को जो है दोस्तों माइकोलॉजी कहते हैं। मैंने बोला दोस्तों आज का एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। और इनकी कोशिका भित्ति जो है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है और यह किस प्रकार की धारा के लिए उपयोगी है। पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन में कि ट्रांसफार्मर जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसकी जो धारा है, धारा के लिए जो उपयोगी है वह किस प्रकार की धारा के लिए उपयोगी है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है और यह केवल प्रत्यावर्ती धारा जो है दोस्तों, यानी कि इंग्लिश में इसको हम लोग AC बोलते हैं, केवल AC धारा पे जो है यह कार्य करने के लिए उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि ट्रांसफार्मर का मुख्य काम जो है प्रत्यावर्ती धारा यानी AC वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफार्मर का कार्य सिर्फ इतना है कि वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना होता है। दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट में जो आवृत्ति होती है वो शून्य होती है दोस्तों, इसलिए जो है ट्रांसफार्मर दिष्ट धारा पर काम नहीं कर सकता है, सिर्फ AC पे काम करता है यानी प्रत्यावर्ती धारा पे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, चूने के पानी में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर
उसका रंग दूधिया क्यों हो जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों और रिपीटेड क्वेश्चन है, हर सेट में एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है कि चूने के पानी में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जब हम प्रवाहित करेंगे तो उसका जो रंग है दूधिया, यह क्यों हो जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का। कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण जो है उसका रंग दूधिया यानी सफेद हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि बिना बूझे चूने का रासायनिक सूत्र जो होता है वो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और बुझा हुआ चूना जो है बनता है, जिसका उपयोग दीवारों की सफेदी यानी चूना करने में होता है, जो हम लोग पेंट करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट को लगाता हूं जिससे कि आपका एक क्वेश्चन के साथ साथ 3 से 4 क्वेश्चन और उसी क्वेश्चन में तैयार हो जाए, इसलिए मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को लगाता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे जो है उप उत्पाद के रूप में जो है कौन सी गैस मुक्त करते हैं? यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जब पौधे में होता है तो वह कौन सी जो है गैस मुक्त करते हैं? डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो वह जो ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑक्सीजन गैस जो होता है O2। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरी कोशिकाओं द्वारा होती है। पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं यानी लेते हैं और जड़ों के माध्यम से जल सोखकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये सब भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, रडार और सोनार दोनों दो चीज है दोस्तों, याद रखिएगा अलग अलग है दोनों। रडार और सोनार प्रणालियों में क्रमशः जो है किन तरंगों का, ध्यान रखिए दोस्तों, तरंग पूछा जा रहा है कि इनमें से किन तरंगों का उपयोग दूरी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसमें इस क्वेश्चन में दोस्तों जो पूछा जा रहा है कि रडार और सोनार में जो है कौन सी तरंग का उपयोग होता है, डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। रडार में जो है दोस्तों वो रेडियो तरंग का और सोनार जो होता है दोस्तों उसमें पराश्रव तरंग का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि सोनार का उपयोग समुद्र की गहराई और पानी के अंदर छुपी वस्तुओं या पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए नौ संचालन में किया जाता है। पराश्रव तरंग की जो आवृत्ति होती है दोस्तों वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इसीलिए मनुष्य का कान इसे नहीं सुन सकता है, क्योंकि उसका हर्ट्ज जो होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। और मनुष्य का कान कितना सुन सकता है हर्ट्ज? 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच का हर्ट्ज सुन सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों आपके लिए इसमें एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, सोनार का तो यहाँ पे कार्य दिया गया कि समुद्र की गहराई के लिए उपयोग किया जाता है, आपको बताना है कमेंट करके कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। फिर से दोस्तों क्वेश्चन सुन लीजिए कि आपका क्वेश्चन है होमवर्क में कि रडार का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है, आपको कमेंट करके जवाब देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, जंग लगने पर लोहे के कुल भार में जो है क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और थोड़ा सा इजी क्वेश्चन भी है। जब लोहे में जंग लगेगा तो लोहे का भार में क्या परिवर्तन मिलेगा? भार जो है बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात कर लेंगे कि लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। जंग का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो जलयोजित फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है दोस्तों? फेरिक ऑक्साइड। वायु और नमी की उपस्थिति के कारण जो है धातु की सतह पर ऑक्साइड की अतिरिक्त परत जमा हो जाती है, जिसे हम लोग जंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों और आज के सेशन का यह अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पित्त रस का जो उत्पादन है शरीर के किस अंग में होता है? पित्त रस का उत्पादन और कहाँ संचित होता है? दो बात पूछा जा रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में, मैंने कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया दोस्तों ताकि आपको एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन पता कर सके और 3 से 4 क्वेश्चन रेडी हो सके। पूछा जा रहा है कि पित्त रस का उत्पादन जो है उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है, ये पूछा जा रहा है, और यह कहाँ पर संचित होता है ये भी पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। पित्त रस का जो उत्पादन होता है दोस्तों वह यकृत में होता है और जो संचित रहता है पित्त वह जो है दोस्तों पित्ताशय में रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यकृत जो लीवर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो विषैले पदार्थों के विसरण में मदद करती है और पित्त रस का मुख्य कार्य भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाना है और वसा का इमल्सीकरण करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको अच्छे तरीके से एनालिसिस के साथ बताया और हर एक क्वेश्चन जो है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस सीरीज में। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे वीडियो डालने के टाइम पे नहीं देख सकते हैं तो आप इसे बाद में भी देख सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और,
आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, तब उसके बाद आपको पता चलेगा कि मेरा जो है 25 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, मैंने कितना स्कोर किया, ये आपको पता चलेगा और आपकी तैयारी कैसी है ये आपको पता चलेगी। तो आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ये हमारा चैनल है स्टडी जंक्शन, तो इसको जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जो दोस्तों प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।